बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज वेट लॉस फॉर एथलीट्स, उसको जनाब हमने करना है स्टार्ट। ओके जी। अच्छा, अब एक तो कॉमनली हम वेट लॉस की बहुत बार बात करते हैं, उस डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाहता डेफिनेटली, कि क्यों लोग वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं, व्हाट इज द रीजन, और किस तरह से लोग उसको लेके चलते हैं अनहेल्दी वे के अंदर। हम डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर ज्यादा फोकस करेंगे एथलीट्स के ऊपर, और एथलीट्स के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे वेयर देयर इज दिस कांस्टेंट प्रेशर ऑफ बीइंग इन अ सर्टेन शेप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स के अंदर तो उन्होंने मेंटेन करना होता है अपना एक सर्टन बॉडी वेट, और उस बॉडी वेट को मेंटेन करने की वजह से उन्होंने एक सर्टेन वेट कैटेगरी के अंदर compete करना होता है, ठीक है जी। और वो आसान नहीं होता। आपने जब एक ही मोर और लेस तरह का बॉडी वेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेंटेन करना है, एक एथलीट की अगर एक एवरेज लाइफ स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज लाइफ उसकी लेट से 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो इतने लंबे अरसे तक उसी बॉडी वेट को मेंटेन करना इट इज अ वेरी टफ टास्क, ये आसान नहीं है। सो उसके अंदर एथलीट्स को एक कांस्टेंट डेफिनेटली प्रेशर रहता है कि जनाब हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारा बिल्कुल आइडियली जो हमारे कैटेगरी के हिसाब से जो हमारा वेट है उसके पास रहे, या मे बी बिल्कुल एक आध केजी ऊपर नीचे होने से भी समटाइम्स उनको वो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, दैट इज द रीजन कि उनकी जो कुछ एथलीट्स के अंदर जो यो डाइटिंग है, या जिसको हम वेट साइकिलिंग कहते हैं, वो भी बड़ा ज्यादा हो जाता है। यो डाइटिंग या वेट साइकिलिंग का मतलब ये होता है कि जनाब सडनली आपने वेट गेन कर लिया, सडनली आपका वेट लॉस हो गया, फिर अचानक से आपने गेन कर लिया, फिर अचानक से आपका लॉस हो गया। तो ये वाली जो रिपीटेड हमारी फ्लक्चुएशंस होती हैं वेट के अंदर, उसको हम कहते हैं यो डाइटिंग या वेट साइकिलिंग, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चाहे वो एथलीट्स हों या चाहे वो कन्वेंशनल नॉर्मल इंडिविजुअल्स हों, उनके लिए बिल्कुल भी उनकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट ही नहीं कर पाती कि जनाब आप किस तरफ आपका पैटर्न चल रहा है बॉडी का। और ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपका होता है, चाहे आप जितना भी कॉन्शियस हो, मे बी आपकी जीन्स इस तरह की हैं, आपका जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि आप उसको बहुत ज्यादा उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको पता है, हम में से ही बहुत लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली ज्यादा फास्ट है, हम में से बहुत लोग हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो है। तो वो सारे फैक्टर्स जाहिर एथलीट्स के साथ भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है कि जब भी हमने वेट लॉस की बात करनी होती है, जो हेल्दी वेट लॉस होता है, तो दो चीजें हैं अल्टीमेट, वो उसको बहुत बार रिसर्चर्स साइंटिफिक स्टडीज उस चीज को प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो दो ही चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और जो आपको करनी चाहिए। उसके अलावा आप अगर किसी और तीसरी चीज की तरफ जाके वेट लॉस करेंगे तो उसके फिर हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यू शुड बी डेफिनेटली रेडी। और वो दो चीजें क्या है? वो है आपका प्रॉपर डाइट, और दूसरा है आपका प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी या प्रॉपर एक्सरसाइज, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को लेके जब आप चलते हैं तो आपका वेट लॉस हेल्दी भी होता है, वो सस्टेनेबल भी होता है, वो वापस रीगेन भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, जब हम डाइट की बात करते हैं तो आपको पता है एज डाइटिशियंस के हम हमेशा कैलोरिक डेफिसिट की बात करते हैं, और वो कैलोरिक डेफिसिट हम ये कहते हैं कि इट शुड ऑलवेज बी ग्रेजुअल। ऐसा नहीं है कि जनाब मेरी लेट से पहली चीज तो ऑब्वियसली है ना कि मुझे चाहिए रोज के लिए लेट से 2000 कैलोरीज। अब अगर मैंने वेट लॉस करना है और मेरी रोज का जो इनटेक है वो 2200 कैलोरीज है, तो थियोरेटिकली स्पीकिंग मैं तो वेट लॉस की तरफ जा ही नहीं सकता। इट्स अ फैक्ट। वेट लॉस अगर करना है तो मुझे डेफिनेटली कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना पड़ेगा। कैलोरिक डेफिसिट क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है कि जितनी मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स हैं उससे मैंने कम कंज्यूम करना है, ठीक है। इसके अंदर हमने पहला प्रिंसिपल तो हमेशा ये फॉलो करना है कि कैलोरिक डेफिसिट हमने क्रिएट करना है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि साथ में आपने करनी है अपनी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। जब तक आप इन दोनों चीजों को साथ लेके नहीं चलोगे आपका वेट लॉस अच्छे से नहीं होगा। अब इन दोनों चीजों को साथ लेके जाने के लिए हमने क्या करना है, या हमें क्या उसके बेनिफिट्स है, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर। पेज नंबर ये मैं हूँ 117 के ऊपर। नंबर 1 ये है कि अचीव अ मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का ही मतलब है ना कि आपकी रिक्वायरमेंट से आप कम कंज्यूम कर रहे हो। मॉडेस्ट का टर्म इसमें जो है वो की वर्ड है। मॉडेस्ट का मतलब ये है कि अगर मेरी 2000 रिक्वायरमेंट्स हैं,
और मैं 1500 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज गुड, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, मैं यानी 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी 2000 की रिक्वायरमेंट है और मैंने डेफिसिट 1000 का क्रिएट कर लिया, तो दिस इज नॉट अ मॉडेस्ट डेफिसिट, ये बहुत ड्रास्टिक डेफिसिट है। इतना ज्यादा हम कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके फिर और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं। नंबर 2, ये मेंटेन और इवन इंक्रीज लीन टिश्यू। अच्छा, एथलीट्स की बात हो रही है ना, तो एथलीट्स ने डेफिनेटली कम से कम ये जरूर मेक श्योर करना है कि वेट लॉस के चक्कर में उनका लीन टिश्यू मेंटेन जरूर हो रहा हो, इफ नॉट इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी जो मसल मैस है अगर वो इंक्रीज नहीं हो सकता तो एटलीस्ट डिक्रीज भी ना हो, जितना है वेट लॉस जर्नी के दौरान उतना एटलीस्ट जरूर रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा ये है ग्रेजुअली रिड्यूस्ड बॉडी फैट परसेंटेज। जाहिर है कि ज्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर ये बेनिफिट भी होता है कि अगर आप अपना वेट लॉस करते हैं और वो वेट लॉस अगर आपका फैट्स के थ्रू होता है तो वो आपकी परफॉर्मेंस आपकी इनहेंस होती है। चौथा ये है कि जनाब अवॉइड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन योर आरएमआर, यानी आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अगर डिक्रीज होगा तो जाहिर है आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज होंगी। ठीक है, तो उसको आपने कम करना है। और लास्ट है अचीव एन ऑप्टिमल इनटेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स सो दैट किसी भी किस्म की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आप के पास ना हो। ठीक है, विल डाइटिंग इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, और उसकी हेल्थ पे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब दो चीजें इसके अंदर, अगर तो वो एथलीट अनहेल्दी तरीके से अपनी वेट लॉस कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी नेगेटिवली और उसकी परफॉर्मेंस भी नेगेटिवली इफेक्ट होगी। अगर वो एथलीट एक हेल्दी वे में, जो हम डिस्कस कर रहे हैं डाइट कैलोरी डेफिसिट के साथ और साथ में फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, अगर तो वो इस तरीके से जा रहा है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगी, वो वेट लॉस भी कर रहा होगा विदाउट डिस्टर्बिंग हिज परफॉर्मेंस और उसकी हेल्थ पे भी कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, सो मच सो हमने सर्वे से रिजल्ट से स्टडी से ये तक देखा है कि आपकी इवन एथलीट की एरोबिक कैपेसिटी भी 5% तक डिमिनिश होती है जब वो अनहेल्दी तरीके से अपने वेट को लूज करने की कोशिश करते हैं, और जिसको हम सो कॉल्ड स्ट्रिक्ट डाइटिंग, वो जो हमारा पुराने वाला एक कॉन्सेप्ट होता था जिसको मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस ने खत्म कर दिया हुआ है, कि वो जो स्ट्रिक्ट डाइटिंग सो कॉल्ड करते हैं वो अगर कर रहे हैं तो उसके अंदर उनकी एरोबिक परफॉर्मेंस भी डिटेरियोरेट होती है। एनारोबिक परफॉर्मेंस, मस्कुलर मास, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये चीजें भी डिटेरियोरेट हो रही होती है। अच्छा, एथलीट्स के अंदर जब हमने सर्विस किया तो हमें पता चला कि दो सबसे कॉमन उनके अनहेल्दी वेट लॉस मेथड्स हैं, और वो दो सबसे कॉमन अनहेल्दी वेट लॉस मेथड्स में एक है डिहाइड्रेशन और दूसरा है डाइटिंग। अच्छा, डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि जनाब आप जाहिर है जानबूझ के अपने आप को डिहाइड्रेट करें सो दैट आपका फ्लूइड लॉस हो, फ्लूइड लॉस की वजह से आपका वेट लॉस हो। और डाइटिंग का मतलब है वो जो लिटरली अपने आप को स्टार्व करने वाली चीज होती थी, कि आपने भूखा रह के अपने आप का वेट लॉस करना है। सो ये दो मोस्ट कॉमन है एथलीट्स के अंदर। अच्छा, इन दोनों मेथड्स के अपने अपने जाहिर है ड्रॉबैक्स हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग की तो उसके अंदर फीमेल्स के अंदर जब बॉडी फैट लेवल्स आपको पता है बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं तो उनकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती हैं, पीसीओडी का या पीसीओएस जिसको हम कहते हैं उसका प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, एमिनोरिया हो सकता है, कंप्लीट सेसेशन या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। फिर जनाब इसी तरह से स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उनको हो सकते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज की वजह से। मेल्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो प्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत डिक्रीज हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन नीचे जा सकती है। फिर अच्छा, इसके साथ साथ जाहिर है आपकी कैलोरिक इनटेक भी बहुत कम हुई हुई है, आप लो ऑन एनर्जी फील करेंगे, फूड आपने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। फिर आपके पास जाहिर है एथलीट है तो एक कांस्टेंट साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेस प्रेशर है टू बी इन अ सर्टेन शेप, तो आप डिसऑर्डर्ड ईटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ भी जा सकते हैं। दो टर्म्स मैंने यूज किए ना, डिसऑर्डर्ड ईटिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। यानी जब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्ड ईटिंग की तो इसका मतलब है कि आपकी हैबिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, अपनी ईटिंग चॉइसेस, ईटिंग हैबिट्स आपकी ठीक नहीं रही, तो वो दैट इज डिसऑर्डर्ड ईटिंग। और जब डिसऑर्डर्ड ईटिंग बहुत ज्यादा देर तक प्रिवेल करता है, बहुत लंबे अरसे तक चलता है, तो इट कैन टर्न इनटू ईटिंग डिसऑर्डर्स। और आपको पता है ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं। हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है, बिंज ईटिंग होती है, पीका होता है, और क्या होता है जी, नाइट ईटिंग सिंड्रोम होता है। ठीक है, सारी टर्म्स आपको मैंने पढ़ाई हुई है, बताई हुई है। तो ये सारी ईटिंग डिसऑर्डर्स, जब आपका डिसऑर्डर्ड ईटिंग बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है तो फिर वो डिसऑर्डर्ड ईटिंग आपकी ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आपको लेके जा सकती है। यानी आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हो कि डिसऑर्डर्ड ईटिंग एक लेस सिवियर फॉर्म है
और ईटिंग डिसऑर्डर्स एक ज्यादा सिवियर आपकी स्टेट है, ज्यादा सिवियर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है आई बिलीव फातिमा इज आस्किंग, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। किसी और को भी ऐसे लग रहा है बेटा आपकी तरफ प्रॉब्लम है आई बिलीव। मुझे कोई और कंफर्म करे, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है आज? आई डोंट थिंक सो। रिमशा कह रही है नहीं ठीक है। हाँ मुझे अंदाजा है, यहाँ पे इंटरनेट काफी स्ट्रांग है सिग्नल्स बेटे मेरी तरफ। फातिमा भी, आलमगीर भी कह रही है नो। बेटे फातिमा से आपकी तरफ इशू है, आप कश्मीर से हो ना आई बिलीव। हाँ वहाँ पे है ज्यादा इंटरनेट का काफी इशू रिपोर्ट हो रहा है। नॉट अ प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपकी तरफ इंटरनेट स्लो है तो आप एज यूजुअल रोज मेरा लेक्चर अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे, आप वहां से जाके देख सकते हो इसको किसी भी टाइम। ठीक है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा जी, सो क्या बता था? हाँ ठीक है, यही बता रहा था, मुझे बता दिया। अच्छा ठीक है, ये होता है जब क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो बिल्कुल एकदम से चीजें ध्यान से निकल जाती हैं, रोजे में खास तौर पे। अच्छा जी, खैर अच्छा हम ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे थे। अच्छा कुछ और भी रैपिड वेट लॉस टेक्निक्स एथलीट्स यूज करते हैं अपने वेट को वेट लॉस करने के लिए, जिसके अंदर जो आइडेंटिफाइड ब्लू बॉक्स दिया हुआ है पेज नंबर 118 के बॉटम के ऊपर, जिसके अंदर जो आइडेंटिफाइड है वो है फास्टिंग। जिसको अच्छा फास्टिंग, एक तो हम लोगों की फास्टिंग है ना, जैसे ये दिस इज गुड। बिलीव मी, इसलिए नहीं कह रहा कि एज मुस्लिम्स वी फास्ट, या हमारे वो रिलीजन के हिसाब से, साइंटिफिकली भी इट हैज बीन प्रूवन कि फास्टिंग आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्टमक के लिए, गट के लिए इट इज वेरी गुड। इवन आपकी लिवर को रेस्ट मिल जाता है। ये बहुत अच्छा है फास्टिंग के, क्योंकि आपको पता है लिवर इज अ मशीनरी जो 24/7 हमारी काम करती है। ठीक है, जो हमने जिस चीज को अगेन बहुत ओवर हाइप कर दिया है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो दैट इज बैड। वो मॉडर्न वर्जन ऑफ फास्टिंग आ गया, तो वो इट्स नॉट रियली रिकमेंडेड। ऑल्दो टेलीविजन पे भी बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट आके कह रहे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर वेट लॉस एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, अच्छा इसी तरह से फिर एथलीट्स के अंदर अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन, वो यूज करते हैं एक्सरसाइजिंग इन स्वेट सूट्स। मैंने आपको सारी थ्योरी स्वेट सूट्स की बताई हुई है कि डेलिबरेटली जानबूझ के यूज करते हैं सो दैट फूड लॉस हो, क्योंकि बॉडी फूड लॉस सही से नहीं कर सकती तो वो और ज्यादा परस्पायर करती है अपने आप को कूल करने के चक्कर में। ठीक है, इसी तरह से सोना बेल्ट्स यूज करते हैं, डाइट पिल्स लेते हैं, लेग्जेटिव्स और डायरेटिक्स लेते हैं। आपको पता है लेग्जेटिव वो वाले मेडिकेशन हैं जो हम कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं सो दैट स्टूल ज्यादा पास हो। डायरेटिक्स वो वाले सब्सटेंसेस हैं जो हम इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी से वाटर ज्यादा एक्सपेल हो। तो ये सारी चीजें एथलीट्स लेते हैं। फिर सो मच सो के 3 डेज में 4.5 kgs 5 kgs भी रिपोर्ट हुआ है वेट लॉस एथलीट्स के अंदर, ये सारी चीजें करके। और इसी तरह से सर्विस में हमने ये भी देखा कि कुछ एथलीट्स सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करते हैं कि जनाब आपने खा लिया, अब आपको इतना ज्यादा गिल्ट है या इतना ज्यादा प्रेशर है वेट लॉस करने का कि आपने फिंगर को इंसर्ट किया अपने माउथ के अंदर और उसको आप डेलिबरेटली वॉमिट आउट कर रहे हो। तो नो ऑल दिस का अब आपको बेटे, मैं हमेशा शायद अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी यही बात करता हूँ कि कुछ चीजें हमारे लिए बहुत सिंपल होती है, हमने उनको बहुत कॉम्प्लिकेट या बहुत आई डोंट नो बहुत ही मुश्किल बनाया हुआ होता है। अब ये दिस इज प्योर कॉमन सेंस, इसके अंदर मेरा ख्याल है कोई साइंटिफिक चीज भी नहीं है। कि आप खुद बताओ कि आपका कॉमन सेंस आपको क्या कह रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कैन इट बी हेल्पफुल इन वेट लॉस? चलो वेट लॉस में हेल्पफुल भी होगी, कैन इट बी हेल्दी इन एनी वे? आपको लग रहा है रियली एज अ लेमैन, लेट से आपने एफएससी भी नहीं की, साइंस भी नहीं पढ़ी भी सारी जिंदगी में, इवन देन आप समझ रहे हो कि आपको फिंगर इंसर्ट करके आप सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करोगे तो आपकी हेल्थ पे इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा? बड़ी अजीब सी बात है, बट पीपल डू ऑल सच सॉर्ट ऑफ क्रेजी थिंग्स। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द बॉडी ड्यूरिंग रैपिड वेट लॉस बाय डिहाइड्रेशन। मैंने आपको बताया है बड़ी डिटेल से हाइड्रेशन के चैप्टर में। डिहाइड्रेशन जब आप करते हैं तो आपका प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज स्लो होता है, सारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स नहीं सही से एफिशिएंटली पहुंच सकते, ऑक्सीजन भी सही से नहीं पहुंच सकती, वेस्ट रिमूवल स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो ये सारे इफेक्ट्स आपके आ रहे हो। ठीक है जी, Maya is asking,
सो प्लीज एक दफा मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का बता। अच्छा बेटे, मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब ये, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस तो आपको पता है। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्या होता है कि जब मैं अपनी रिक्वायरमेंट से कम कंज्यूम कर रहा हूँ, ये है मेरा नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस क्या है, जब मैं अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा कंज्यूम करूँ, जो आपको वेट गेन में चाहिए होता है, वेट लॉस में आपको चाहिए होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट से कम कंज्यूम कर रहे हो, जो हमें वेट लॉस में चाहिए। मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब ये है कि जो एनर्जी बैलेंस नेगेटिव मैंने क्रिएट करना है ना, यानी लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज और मैंने नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना है, तो इसका मतलब है मैंने 1900 कैलोरीज लेनी है, 1800 लेनी है, 1700 लेनी है, 1600 लेनी है। जो भी कैलोरीज मैं अपनी रिक्वायरमेंट से कम ले रहा हूँ, दैट मींस मेरी बॉडी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जा रही है, विच इज गुड। जो वेट लॉस के लिए ऐसा ही करना चाहिए। वेट लॉस तभी होगा जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होगा। अब जहन में हमने ये बात रखनी है कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करते हुए हमने कैलोरिक डेफिसिट या कैलोरिक गैप बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा लेना। यानी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट्स है, तो हमने मैक्सिमम भी अगर डेफिसिट क्रिएट करना है तो वो 500 कैलोरीज का है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2000 की हमारी रिक्वायरमेंट है और हम कंज्यूम 1400 करें या 1300 करें या 1200 करें। ये पीपल समटाइम्स गो टिल 1000 कैलोरीज, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो मॉडेस्ट में नहीं आएगा, फिर वो बहुत ड्रास्टिक के अंदर आ जाएगा, उसके अपने बहुत हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज है। उससे मेटाबॉलिज्म नेचुरली मजीद स्लो हो जाता है, बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है 1200 कैलोरीज से। ठीक है, तो होपफुली बेटे माइया समझ आ गया। क्वेश्चन इज रिपीटेड वेट लॉस हार्मफुल? डेफिनेटली रिपीटेड वेट लॉस हार्मफुल है। पहली चीज तो ये है कि रिपीटेड वेट लॉस के अंदर होता ये है कि वेट लॉस वेट गेन, वेट लॉस वेट गेन। अच्छा, अब जब वेट गेन वाली फेज होती है तो वो वेट आपका नॉर्मली गेन होता है एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज टिश्यू आपको पता है इट इज क्लोज टू द हार्ट, और एडिपोज टिश्यू में जब फैट स्टोर होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो पोर्टल वेन है, जो लिवर की मेजर वेन है, वो कंटिन्यूसली रिसीव करती है फैट रिच ब्लड। ठीक है, और डेफिनेटली फैट रिच ब्लड जब वो रिसीव करेगी तो आपके लिवर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फैटी लिवर आपको हो सकता है और उससे और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जब आप रिपीटेडली जो डाइटिंग करें या वेट लॉस गेन जो जैसे मैंने बताया रिपीटेड साइकिल हो रही है, तो आपका बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन ई की अगर हम बात करें, विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल डैमेज से प्रिवेंट करता है। अब जाहिर है हम एथलीट की बात करें, एथलीट ज्यादा एक्सरसाइज करता है, ज्यादा एक्सरसाइज से फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा होता है। अब अगर आप रिपीटेड वेट लॉस गेन हो रहा है और विटामिन ई से फॉर एग्जांपल आपका डेफिशिएंट हो गया है, तो वो क्या करेगा, वो फ्री रेडिकल्स को स्केवेंज नहीं कर सकेगा, उनकी ग्रोथ को चेक नहीं कर सकेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो सकता है, हार्ट की जो मेम्ब्रेन्स है, हार्ट मसल्स की जो मेम्ब्रेन्स है वो डैमेज हो सकती हैं। वो डैमेज हो जाएंगी तो आप हार्ट प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिपीटेड वेट लॉस, जो डाइटिंग, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा। क्वेश्चन है जनाब, विल आई स्टिल बी एबल टू ट्रेन हार्ड व्हाइल लूजिंग वेट? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल, अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं, एक मॉडेस्ट नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, तो आप बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं विदाउट फीलिंग लो ऑन एनर्जी, विदाउट फीलिंग फटीग, विदाउट फीलिंग टायर्ड, विदाउट फीलिंग एनी काइंड ऑफ एक्सर्शन। लेकिन अगर आप वही वेट लॉस अनहेल्दी किसी भी तरीके से करें, जो ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, किसी भी तरीके से अनहेल्दी वेट लॉस कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप लो ऑन एनर्जी भी फील करेंगे, फटीग भी फील करेंगे, टायर्ड और एग्जॉस्टेड भी हर वक्त रहेंगे, बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होंगी, मिनरल विटामिन भी डिप्लीट हो रहे होंगे। तो फिर आप डेफिनेटली उस तरह से उस लेवल पे ट्रेन नहीं कर सकेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पे जाहिर है डिप आने वाला है। तो हेल्दी वे को चूज करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा। हम क्योंकि वेट लॉस की बात करें, मैंने अगेन बड़े सारे प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस को लेके, बल्कि इनफैक्ट मैंने रमजान से पहले कुछ वीडियोस 8-9 शूट भी कर ली थी, छोटी छोटी 3-3 4-4 मिनट्स की। वो इंशाल्लाह जब रमजान के बाद टाइम मिलेगा तो मैं अगेन 1 बाय 1 सारी अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, सो दैट वंस एंड फॉर ऑल ये जितनी हमारी मिथ्स हैं कि जनाब ये कर लो, आज बेल्ट आ गई है तो कल कोई पिल्स आ गई हैं, तो परसों कोई स्लिमिंग ऑयल आ गए हैं, तो चौथे दिन कोई स्लिमिंग का कोई और तरीका आ गया। वंस एंड फॉर ऑल ये सारे मिथ्स क्लैरिफाई हो जाए, एटलीस्ट कुछ लोगों को ये बात समझ में आ जाए। और इसी तरह से फैट डाइट्स के ऊपर भी पूरा मेरा एक सीरियस प्लान है इंशाल्लाह ताला, जिसमें
एवरी फैट डाइट आई विल बी कवरिंग जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, ठीक है। खदीजा ताहिर सिंह प्लीज रिपीट द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या था मुझे ये नहीं याद। हाँ, लास्ट पॉइंट मैं ये कह रहा था कि अगर एक एथलीट हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहा है तो फिर वो उसी तरह से बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग करेगा जैसे वो नॉर्मली कर रहा था। उसको कोई एनर्जी लेवल्स लो नहीं होंगे, वो टायर्ड और फटीग फील नहीं करेगा, उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। लेकिन अगर एक एथलीट अनहेल्दी तरीकों से वेट लॉस कर रहा है तो वो लो ऑन एनर्जी भी फील करेगा, वो हर वक्त टायर्ड और फटीग और एग्जॉस्टेड भी रहेगा, और जनाबे वाला और क्या होगा, और भी बहुत कुछ होगा, जाहिर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी उसको बहुत सारी होंगी, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहेगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन है कि क्या हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें फैट बनाते हैं या नहीं बनाते। हम इंडिविजुअली देख लेते हैं हर मैक्रो न्यूट्रिएंट को, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स को। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैन कार्बोहाइड्रेट मेक मी फैट। अच्छा, तो जनाब सिलसिला ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स, जब हम सैटिस्फैक्टरी वैल्यू की बात करते हैं ना, यानी सैटिस्फैक्टरी क्या होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्टरी वैल्यू आपको देते हैं प्रोटीन, यानी सबसे ज्यादा फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको मिलती है प्रोटीन कंज्यूम करने के बाद। उसके बाद जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स देता है, और थर्ड नंबर पे जो सबसे कम सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देता है वो आपका फैट देता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन आप थोड़ा भी खाओगे तो आपको ज्यादा पेट भरा भरा लगेगा, कार्बोहाइड्रेट का फिर इंटरमीडिएट इफेक्ट है, फैट अगर आप बहुत ज्यादा भी खाओगे तो भी आपको पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखना है ये टॉपिक से पहले। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटरमीडिएट सैटिस्फैक्टरी इफेक्ट है, तो जनाब कार्बोहाइड्रेट्स को आप थोड़ा सा अपनी रिक्वायरमेंट से 10-15% तक अगर ज्यादा लेते हो तो दैट इज फाइन, कंसिडरिंग हम वैसे भी एथलीट्स की बात कर रहे हैं, तो वो 10-15% अगर ज्यादा भी ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटी करके वो उसको कंज्यूम भी कर रहा है, उसको एक्सपेंड भी कर रहा है। एक्सपेंड विद एन EXPEND, एक्सपेंड वो वाला नहीं, वो जो एक्सपेंशन बढ़ना होता है, एक्सपेंड का मतलब कंज्यूम करना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सेस में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लो तो इट इज फाइन, एथलीट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना एक्टिव है कि वो थोड़ी सी एक्सेस को बड़ा इजीली कंज्यूम कर। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो फिर क्या होता है, फिर डेफिनेटली आपको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जब एक्सेस में होता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजन आपको पता है लिवर और मसल्स की 400 और 100 ग्राम से कैपेसिटी ग्लाइकोजन को स्टोर करने की। जैसे ही वो स्टोरेज कैपेसिटी फुल होती है तो अब क्या है, अब बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब बॉडी ये करेगी कि उस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगी फैट में, और वो फैट कहाँ होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पे स्टोर होगा, प्राइमरीली एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, ठीक है। जो नॉर्मली होता है जब हम हाई जीआई फूड्स, हाई जीआई कार्बोहाइड्रेट फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारी इंसुलिन एकदम से सर्च करती है, ठीक है। इंसुलिन जब सर्च करती है तो इंसुलिन सर्च करने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस में आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस में आ रहे हैं, स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है नहीं, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होगा फैट में और फैट स्टोरेज में जाएगा। तो इसका मतलब है इंसुलिन सर्च करने का ये भी कहीं ना कहीं मतलब है इनडायरेक्टली कि वो फैट स्टोरेज की तरफ इंडिकेट, ठीक है। और आपको पता है कि जाहिर है हमारी जो लो जीआई फूड्स हैं, लो जीआई कार्ब्स हैं, वो इंसुलिन को बड़ा स्टेडीली रेस करते हैं। जब स्टेडीली इंसुलिन को रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वो जो फैट स्टोरेज है वो उसकी तरफ हम नहीं जा रहे, और वो स्टेडीली रेस करने का मतलब ये है इंसुलिन का कि हमने लो जीआई फूड्स लिए हैं या बड़ी मॉडेस्ट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम किया है, या इतना कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम किया है कि एकदम से वो फैट स्टोरेज की तरफ, वो ग्लाइकोजन से फैट में कन्वर्ट नहीं करने वाला, फैट को स्टोरेज में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो बॉटम लाइन यही है कि हम अपना कार्बोहाइड्रेट्स को मॉडरेट अमाउंट्स में कंज्यूम करें, कोशिश ये करें कि लो और मॉडरेट जीआई फूड्स को कंज्यूम करें, हाई भी अगर कंज्यूम करते हैं तो उसका पोर्शन बहुत थोड़ा कर लें। तो दिस इज व्हाट यू कैन, ठीक हो गया। सेकंड इज कैन प्रोटीन मेक मी फैट। अच्छा जी, अब दो चीजें इसके अंदर, एक तो शायद मैंने आपको पहले बता दी कि प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत अच्छी है, प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस सबसे ज्यादा देते हैं तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। दूसरी बात यह है जनाब कि प्रोटीन, आपको पता है बॉडी के अंदर प्रोटीन को स्टोर करने का ऐसा कोई कैपेसिटी, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जैसे ही हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं ज्यादा तो हमारे ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि भाई प्रोटीन ज्यादा आ गई है, फीलिंग ऑफ फुलनेस को दे देता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस के साथ ही जो ओवर कंज्यूम्ड प्रोटीन होता है उसको इट गिव्स ऑफ एज हीट, यानी जो
प्रोटीन हमने ज्यादा कंज्यूम किया है अगर, तो क्योंकि हमारी बॉडी उस एक्स्ट्रा प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे जो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है उसको डिसिपेट कर देती है एज हीट। तो इसका ये मतलब है कि प्रोटीन को अगर हम थोड़ा सा ज्यादा भी कंज्यूम करें तो हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारी बॉडी उसको एज हीट डिसिपेट कर देती है, एज हीट उसको वेस्ट कर देती है, तो हमारा वेट गेन एज सच नहीं। हाँ, ये जरूर है जनाब कि जब हम प्रोटीन को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कंसेक्टिवली क्रॉनिकली यूज करते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपको पता है प्रोटीन जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसका एमाइनो पार्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनीज के थ्रू। ऐसा ही है, प्रोटीन जब भी हम कंज्यूम करते हैं, थोड़ी करें ज्यादा करें मॉडरेट करें जितनी भी करें, नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस क्या है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का अमाइनो पार्ट है वो बॉडी उसको रिमूव कर देती है किडनीज के थ्रू, जो रिमाइंडर मॉलिक्यूल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के। अब अगर हमने कार्बोहाइड्रेट से बनाया ग्लाइकोजन या प्रोटीन को बहुत ज्यादा ओवर कंज्यूम करके प्रोटीन को कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में, जब ग्लाइकोजन बॉडी की स्टोरेज कैपेसिटी से ज्यादा होगा तो उसने किस चीज में कन्वर्ट होना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फैट में। और फैट ने कहां पे जाना, स्टोरेज में। इससे हमें ये पता चला कि प्रोटीन को भी अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हम लें तो वो भी इनडायरेक्टली वेट गेन ही कर रहा होता है, वो भी फैट में ही कन्वर्ट हो रहा होता है, वो भी फैट को स्टोरेज सेल्स में ही लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो ये जो ओल्ड नोशन था ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि भी प्रोटीन, जिसको हम पंजाबी में हमारे कहते हैं अन्ने वाह आप खाओ, तो प्रोटीन को भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करने से इवेंचुअली वो प्रोटीन आपकी बॉडी में एज फैट ही इनडायरेक्टली जाके स्टोर हो रहा है। तो ये भी कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि आप प्रोटीन की बात आई तो आप प्रोटीन को बहुत ज्यादा कंज्यूम करो कि जी इससे कौन सा, इसके तो सेटाइटी वैल्यू इतनी अच्छी है, ये कौन सा बॉडी में स्टोर होता है, ये कौन सा बॉडी इसको कैपेसिटी है इसको स्टोर करने की। तो नहीं जनाब, इनडायरेक्टली प्रोटीन भी, ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन कैन आल्सो लीड टू, इनडायरेक्टली लीड टू वेट गेन या फैट स्टोरेज, जो डेफिनेटली एक एथलीट के लिए नहीं अच्छा। फिर है जनाब कैन फैट मेक यू फैट, अच्छा वेल ऑब्वियसली फैट आपको फैट बना सकता है, आपको वेट गेन करा सकता है, और उसकी दो मेजर रीजन है। पहली रीजन तो ऑब्वियसली आपको पता है फैट इज द मोस्ट कैलोरी डेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ द थ्री। फैट हमें 9 कैलोरीज देता है, कार्ब्स और प्रोटीन हमें 4 कैलोरीज देता है पर ग्राम ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो हैं वो हमारा एक रिलेटिवली स्टेडीली ब्लड ग्लूकोज को रेज करते हैं, और हमारी जब ब्लड ग्लूकोज रेज होता है तो हमारी एपिटाइट नीचे आती है। फैट जो है बेसिकली वो उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वो देर से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। हम रात को जब हाई फैट फूड लेते हैं तो हम हैवी फील करते हैं ना, देर से हम कहते हैं कि खाना मेरा हजम नहीं हो रहा, जो हम टर्म यूज करते हैं। तो उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा रेज नहीं होता। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज नहीं होता तो इसका मतलब है हमारी हंगर सेटिस्फाई नहीं होती। जब हंगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है हम फैटी फूड ले रहे हैं, हम खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। आपको याद है हमने किस चैप्टर में आई थिंक पढ़ा था, चैप्टर तो मुझे याद नहीं है, हमने डायबिटीज के वो फैक्टर्स पढ़े थे, तो हमने देखा था कि इट इज मच बेटर कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, चावल के साथ आप लोगों को फैट का भी एक पोर्शन दे दें तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से रेज नहीं करेगा। याद है ना, ये यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस। प्रोटीन का भी हमने सेम इफेक्ट पढ़ा था। तो वो दैट इज द रीजन कि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को एकदम से ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन उसका फिर नुकसान ये है कि आपको सेटाइटी भी नहीं मिलती, हंगर भी आपकी सप्रेस नहीं होती, आप खाते चले जाते हैं फैटी। फिर एक और नुकसान ये होता है कि जब आप हाई फैट फूड्स कंज्यूम करते हैं तो बेटे जितने हाई फैट फूड्स हैं जनरली वो लो इन फाइबर भी होते हैं। फूड जितना हाई इन फैट है उतना लो इन फाइबर भी है, ठीक है ना। फाइबर आपको पता है क्या ऐड करता है डाइट में, बल्क ऐड करता है। हम क्या कहते हैं कि जी फाइबर ज्यादा करें, फाइबर ज्यादा करें, फाइबर ज्यादा करें, फाइबर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। जब हम होल व्हीट, भाई कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई साइंस में भी जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सफेद आटे की रोटी खाएं, आपका दिल करेगा आप ज्यादा खाएं। आप नान खाएं, आप आराम से 2 नान भी खा लेंगे। लेकिन अगर आप चक्की के आटे की, बगैर छने हुए आटे की, जो ब्राउन कलर की रोटी होती है, जब आप उसको कंज्यूम करें तो एक रोटी भी जो मीडियम साइज की वो खा के भी आपको हैवी लग रहा होगा। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन फाइबर कंटेंट ऑफ द।
ठीक है। तो ज्यादा हाई फैट फूड जो है वो लो इन फाइबर भी हैं, तो ये भी इनका नुकसान है। तो यस, द आंसर टू द क्वेश्चन इज कैन फैट मेक यू फैट? डेफिनेटली फैट कैन मेक यू फैट। माया के लिए चैप्टर 3 में पढ़ा था। अच्छा ठीक है बेटे, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। लास्ट जो आज हमने डिस्कस करना है, कैन अल्कोहल मेक यू फैट? ऑफ कोर्स। पहली बात तो ये कि आपको पता है, बहुत बार मैं भी बता चुका हूँ आपको, वैसे भी पता है अल्कोहल आपको 1 ग्राम दे रहा होता है 7 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो अल्कोहल आपको फैट बना। दूसरी बात यह है कि अल्कोहल की भी बॉडी में स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है, तो जाहिर है बॉडी ने, अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हो तो बॉडी ने इसको भी स्टोर करना है स्टोरेज सेल्स के अंदर, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी इवेंचुअली जाके अगर आप ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो ये भी स्टोर हो रही है। तीसरी चीज बेटे ये है कि अल्कोहल ड्रिंक्स जब आप लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे शुगर्स होती हैं, रिफाइंड शुगर्स होती हैं वो नॉर्मली, तो वो भी आपको आपकी कैलोरीज को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि लोगों ने बड़ा अच्छा से अपने आप को मेंटेन किया होता है 1500 1800 कैलोरीज, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल, तो बिकॉज दे आर एडिक्टेड और स्टफ लाइक दैट, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा रोक नहीं पाते, तो उसकी वजह से उनका अल्कोहल का इंटेक अच्छा भला 3 4 5 कप्स भी दिन में हो जाते हैं, और वो अल्कोहल से जो कैलोरीज मिल रही होती हैं वो समटाइम्स 400 500 600 700 प्लस तक होती है। रिफाइंड कार्ब्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कोला ड्रिंक्स की हम बात करते हैं, उसी तरह अल्कोहल ड्रिंक्स में भी रिफाइंड कार्ब्स काफी ज्यादा होते हैं, तो उससे उनका ओवरऑल कैलोरी इंटेक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जनाब आंसर टू द क्वेश्चन इज कि डेफिनेटली अल्कोहल भी आपको फैट बना सकता है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह ताला हमने डिस्कस करना है कि आपके पास लेट से एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ डाइटिशियन, एज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन एक एथलीट आ गया, अब जनाब उसका आपने करवाना है वेट लॉस, तो अब उसके वेट लॉस के अंदर आप क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे और कितनी कैलोरीज कहाँ से देंगे, कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज उसको देंगे, प्रोटीन से कितनी कैलोरीज उसको देंगे, फैट से उसको कितनी कैलोरीज देंगे, और जनाब इस तरह से उसको एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी किस टाइप की आप रिकमेंड कर रहे होंगे, और क्या इन लोगों की कैलोरी कैलकुलेशन का फॉर्मूला कोई डिफरेंट होता है या उसी तरह होता है जैसे हम लोग अपनी करते हैं, तो ये सारी चीजें हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप लोगों ने अपने पेन और पेपर साथ रखते हैं क्योंकि कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन भी हैं जो मैं आप लोगों को उसी वक्त बता रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट। ठीक है, अच्छा बाकी असाइनमेंट का मैंने बता दिया था, क्विज का भी मैंने बता दिया था, 6 मई तक आपने दोनों चीजें करनी है, दोनों चीजों को आपने पोर्टल पे अपलोड करना है, और व्हाट एल्स, माहिया इज आस्किंग चैप्टर 3, अच्छा नहीं, माहिया इज आस्किंग पेज 119 का ब्लू बॉक्स रहता है, पेज 119 का ब्लू बॉक्स है, तो 119 कहाँ पे है? फैट मेक्स यू फैट, नहीं ठीक है, ये बता दिया मैंने बेटा, इसीलिए नहीं बताया, इसको आप पढ़ लो एक दफा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन फैट मेक यू फैट मैंने कवर कर दिया, अगर कुछ नहीं समझ आती तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक हो गया। वैसे ऑनेस्टली मुझे खुशी इस बात की है कि जितनी डिटेल में मैं स्पोर्ट्स पढ़ाना चाह रहा था ना, उतनी डिटेल में अल्लाह की तरफ से मौका मिल गया पढ़ाने का, एटलीस्ट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं है, बट मेरा ये व्यू पॉइंट होता है हमेशा से कि स्पोर्ट्स का सिर्फ एक ही कोर्स है जो आपने पूरी डिग्री के अंदर पढ़ना है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड और बहुत डिटेल्ड है, अभी भी बहुत चीजें मैं स्किप कर देता हूँ, बट ये है कि एटलीस्ट हम थरली बहुत सही चीजें पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है बेटे, कल इंशाल्लाह हम आपके साथ कितने, सुबह 9 बजे क्लास है, ठीक है, सुबह 9 बजे मिलते हैं। स्लेट हो गया होगा ठीक, तो आप लोगों ने स्लेट से इंशाल्लाह कल अपने आप को लॉग इन कर, ठीक है। टेक केयर, स्टे सेफ, और अल्लाह हाफ़िज़।